नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। मैं हिमांशु यादव एसएससी दिल्ली पुलिस के लिए हाजिर हूं आपके सामने लेकर पॉलिटी के बेहतरीन क्वेश्चन, शानदार जानदार लाजवाब क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आपकी पूरी मदद करेंगे। जी हां, दिल्ली पुलिस का एग्जाम शुरू होने वाला है, डेट आ चुकी है, 14 नवंबर को पहला एग्जाम होने वाला है। और उससे पहले दीपावली की आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत 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 शुभकामनाएं। दीपावली में हम भगवान गणेश की और माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। आप सब लोगों को दोनों का आशीर्वाद मिले, मां सरस्वती का भी आपको आशीर्वाद मिले, क्योंकि इस दिन हम मां सरस्वती की भी पूजा करते हैं। तो आइएगा, मां सरस्वती को याद करते हुए आज के क्लास में पहला क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके समक्ष है पॉलिटी का, ये रहा। जी हां, इसका आंसर करिएगा फटाफट, जितने भी लोग हैं बिल्कुल भी वेट नहीं करना है इस क्वेश्चन के आंसर में। जी हां, तब तक मैं निकाल लेता हूं मार्कर। जी हां, मार्कर ले लिया है मैंने ब्लैक कलर से। और पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग लेजिस्लेशन गिव कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस टू 3 टायर पंचायती राज सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा कानून त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों बंधुओं, आइएगा आपको मैं कुछ बातें बताता हूं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, ताकि यही क्वेश्चन ना सही इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आए तो आप उसे आसानी से और बहुत ही सही ढंग से आप उसे क्या कर सकें, आप उसे सॉल्व कर सकें। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा सा बैकग्राउंड में, थोड़ा सा पीछे इसके समझना पड़ेगा क्या थी इसकी थीम, किस तरीके से ये चीजों को शुरू किया गया। आइएगा, सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है, हमारे देश में एक गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था लॉर्ड रिपन। क्या नाम था भैया? लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन ने 1882 में सेल्फ गवर्नमेंट या सेल्फ लोकल गवर्नमेंट की स्थापना की। इसीलिए लॉर्ड रिपन को हम पंचायती राज का, मेरे भाई, पंचायती राज का क्या कहते हैं? पंचायती राज का जनक मानते हैं। आगे कुछ दिन के बाद एक महान पुरुष, महान विभूति यानी कि महात्मा गांधी जी आए, और महात्मा गांधी ने अपने देश के निवासियों से आग्रह किया, अपनी सरकार से आग्रह किया कि हमारे देश का जो शासन होना चाहिए, देश का जो शासन होना चाहिए वो गांव में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत गांव में बसता है, तो हमें गांव से ऊपर की तरफ हमें शासन करना है, टॉप टू बॉटम नहीं, ऊपर से नीचे नहीं कि केंद्र सरकार कानून बनाए और राज्य सरकार लागू कर दे, अपितु बॉटम टू टॉप अप्रोच होनी चाहिए, नीचे से ऊपर की तरफ की अप्रोच होनी चाहिए। अब महात्मा गांधी की इस फिलॉसफी को यूज करने के लिए जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था, तो संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद नंबर 40 में रखा गया ग्राम पंचायत के गठन की व्यवस्था, कि आगे आने वाले वर्षों में, आगे आने वाले समय में ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। और इस बात को लागू करने के लिए भारत सरकार ने बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया। कौन सी? बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया। और बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ 1957 में, और इनकी रिपोर्ट आई 1959 में। और इनकी रिपोर्ट में कहा गया कि हमें त्रिस्तरीय क्या करना है, हमें अपने देश में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत का गठन करना है। क्या करना है? त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत का गठन करना चाहिए। अब त्रिस्तरीय का मतलब मेरे भाई क्या होता है? गांव के आधार पर, ब्लॉक के आधार पर और जिले के आधार पर हमें ग्राम पंचायत का गठन करना था। तो कर देते हैं, क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमने कर दिया और इसे लागू किया गया। आगे आने वाले समय में अशोक मेहता समिति का गठन हुआ, अशोक मेहता। आगे अली समिति का गठन हुआ, और आगे आने वाले समय में पी.के. थुंगन समिति का गठन हुआ, और आगे आने वाले समय में एल.एम. लक्ष्मीमल सिंघवी, एल.एम. सिंघवी समिति का गठन हुआ। तो इस तरह से बहुत सारी समितियों का, बहुत सारी कमेटीज का गठन किया गया। और पी.के. थुंगन और एल.एम. सिंघवी, जी.वी.के. राव समिति भी एक आई थी, जी.वी.के. राव समिति। इन समितियों में से किसी ने द्विस्तरीय कहा, किसी ने कुछ और सिफारिशें की, और इसी सिफारिशों को यूज किया गया और 73वां संविधान संशोधन किया गया। 73वें संविधान संशोधन में साल था 1992, जिसे लागू किया गया 1993 में अप्रैल के महीने में।
कब लागू किया गया? अप्रैल के महीने में लागू किया गया। और अब जो हमारा ग्राम पंचायत है, इसे संविधान में शामिल कर लिया गया। पहले ये कानूनी दस्तावेज में चल रहा था, अब इसे संविधान में शामिल किया गया और संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग नंबर 9, और इसके लिए अनुच्छेद जोड़ा गया 243 और इसके लिए अनुसूची जोड़ी गई, अनुसूची नंबर 11। अनुसूची 11 में 29 विषय दिए गए जिन पर कानून केवल और केवल ग्राम पंचायत बनाएगी, और 243 में ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई। भाग नंबर 9 जोड़ा गया जिसका नाम रखा गया ग्राम पंचायत, अर्थात त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था 73वें संशोधन के द्वारा लागू की गई। वहीं 74वें की बात करें तो ये 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमने नगर पंचायत को, जो नगर पंचायत है, इसे हमने संवैधानिक दर्जा दिया। क्या दिया? इसे हमने संवैधानिक दर्जा दिया। हो गई बात, कंप्लीट हो गया, बात बन गई और सिस्टम चल गया। पहले क्वेश्चन का आंसर तो यही रहा। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको पसंद आ रहा है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें अगर आपका दिल, आपकी इच्छा, आपकी तमन्ना, आपका मन कह रहा है तो। और बढ़ते हैं मेरे दोस्त आगे, अगले पॉइंट पर बात करेंगे बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन रहा आपके समक्ष, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 क्या प्रदान करते हैं? संविधान के अनुच्छेद नंबर 17 और 18 का संबंध किससे है? आइएगा हम इस पर डिस्कस करते हैं। अगर हम ऑप्शन देखें तो यहां इक्वेलिटी की बात है, इक्वेलिटी की बात है, इक्वेलिटी की बात है, समानता की बात है, अर्थात ये सभी समानताएं तो ये सेम टू सेम हो गई, इसका कोई विशेष महत्व तो नहीं हुआ। अब अगला पॉइंट आता है सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक। तो मेरे भाई सबसे पहले हम यहां पे बात क्या करते हैं कि अनुच्छेद नंबर 17 में है क्या? अनुच्छेद नंबर 17 में मेरे भाइयों बहनों, अनुच्छेद नंबर 17 और 18 में क्या है? तो आर्टिकल नंबर 17 में है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता दंडनीय अपराध है। क्या है? दंडनीय अपराध है। अस्पृश्यता दंडनीय अपराध है। और अनुच्छेद नंबर 18 क्या है? उपाधियों का अंत। अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है? अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। क्या होता है? छुआछूत एक दंडनीय अपराध है, अर्थात मान लीजिएगा कोई दलित समुदाय का व्यक्ति, कोई शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स या ओबीसी वर्ग का व्यक्ति किसी सड़क से निकल रहा है और वो सड़क किसी पंडित जी के घर के सामने से जाती है, किसी छत्री के घर के सामने से जाती है, किसी जनरल कैंडिडेट के घर के सामने से जाती है, तो ऐसे मामले में अगर सड़क ऐसे रास्ते से जाती है तो ऐसे मामले में वह जनरल वाला कैंडिडेट ओबीसी एससी एसटी के उस व्यक्ति से यह नहीं कह सकता है कि तुम हमारे घर के सामने से मत गुजरो, हमारा घर दूषित हो जाएगा। अगर एक क्लास में कोई बच्चा पढ़ने के लिए आया है तो वह किसी भी वर्ग, किसी भी समुदाय का हो, उसे क्लास से बाहर बैठाकर नहीं पढ़ाया जाएगा। सभी लोग समान रूप से शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्राप्त करते हैं। अगर कोई व्यक्ति मंदिर में पूजा करने गया है तो मंदिर में पूजा करने में जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव होने वाला नहीं है कि तुम केरल में पैदा हुए हो और तुम जम्मू कश्मीर में शंकर जी के मंदिर में पूजा नहीं कर सकते हो। ऐसा कोई भी बात नहीं की जाएगी जो कि जाति आधारित हो, जिसमें छुआछूत हो। ऐसा कुछ नहीं करना कि हमारा ये सार्वजनिक कुआं कोई भारत सरकार ने बनवाया और उसमें किसी दूसरे व्यक्ति को जल ग्रहण करने से मना कर दिया जाए। तो सार्वजनिक स्थलों पर कोई भी छुआछूत नहीं किया जाएगा। हाँ, किसी के घर के अंदर कोई नल लगा है तो घर के अंदर बिना पूछे प्रवेश करके पानी पीने का अधिकार किसी का नहीं है, वो सार्वजनिक नहीं है। आगे बात करें अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत, अर्थात पहले हमारे देश में क्या होता था? उपाधियां दी जाती थी। कैसी उपाधियां? जैसे उपाधियां दी जाती थी आपके राय बहादुर, जैसे उपाधियां दी जाती थी खान बहादुर,
राय बहादुर की उपाधि है, खान बहादुर की उपाधि है, जैसे केसरे हिंद, केसरे हिंद या केसर ए हिंद भी लिख सकते हैं, केसरे हिंद, ऐसी बहुत सारी उपाधियां अंग्रेज सरकार देते थे, जैसे सर की उपाधि है, लॉर्ड की उपाधि है। तो ऐसे कोई भी उपाधि अब क्या हो जाएगी, अंत हो जाएगी। लेकिन एक अपवाद जरूर इसमें रखा गया कि अगर आप सेना के क्षेत्र से हो या आपने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया तो आपको उपाधि दी जा सकती है। अगर हम यहां देखें तो केसरे हिंद में जिस व्यक्ति को दिया जाता था उस व्यक्ति की अपनी कैटेगरी अलग हो जाती थी, वह व्यक्ति अपने आप में अलग हो जाता था, समाज उसे अलग दृष्टि से देखता था। तो यहां कोई जाति या धर्म की बात नहीं है, तो डी ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। यहां राजनीतिक कोई उठापटक नहीं है, यह भी खत्म हो गया। इकोनॉमी, पैसा भी अब तक मैंने आपको नहीं बोला, यह बात हो रही है समाज की। समाज में चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल कैंडिडेट हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब्स हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो, समाज में सभी व्यक्ति एक ही पायदान पर खड़े हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। अर्थात अनुच्छेद 17 और 18 जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार जो है ये संविधान के भाग नंबर 3 में पाए जाते हैं। उसी में समता के अधिकार में आर्टिकल 17 और 18 आता है। तो यहां भी हम इसे सामाजिक अधिकार के रूप में डिनोट करेंगे। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ें? जी हां, आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप रीजनिंग आप में को कोई दिक्कत है तो आप रीजनिंग सर्च कीजिएगा, रीजनिंग बाय श्याम असारे सर। आपको YouTube में ढेर सारी क्लास राइस स्मार्ट के YouTube चैनल में आपको मिल जाएंगी, श्याम असारे सर की। उन क्लासेस को आप देखिएगा, वहां पूरा सेट पैटर्न है, पूरा कोर्स कंप्लीट आपको कराया गया है। 65 डेज का एक प्रोग्राम था, उसमें सर ने पूरी रेगुलर क्लास लेकर आपको एक एक पॉइंट आपका क्लियर कर दिया है। तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं। और अगर आपको लाइव क्लास लेनी है तो जी हां, आप लाइव क्लास भी ले सकते हैं, ऑफलाइन सर से मुलाकात कर सकते हैं। मुखर्जी नगर नई दिल्ली में सर आपको मिल जाएंगे। अगर आप आते हैं मुखर्जी नगर तो वहां पर आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, मैप में राइस स्मार्ट आपको वहां पे मिल जाएगा। मेन रोड पे ही हमारा ऑफिस है, वहां पर आपको मिल जाएंगे श्याम असारे सर, हंसराज सर और बाकी की पूरी टीम आपको वहां पे मिल जाएगी। और YouTube में ही क्लास लेना चाहते हैं तो YouTube में अजय सर इस समय आपको रीजनिंग करवा रहे हैं। अजय सर के साथ आप मॉर्निंग में 9 AM पर मिलिएगा और रीजनिंग आपकी बेहतर हो जाएगी। फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ का समय है बढ़ने का। अगला क्वेश्चन रहा आपके समक्ष, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय। भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं इनका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भैया आपको बताना है उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके माध्यम से, किसके द्वारा किया जाता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है। आप अपना वक्त ले सकते हैं, आप अपना समय ले सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने के लिए। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? चलिएगा, अब आगे हम इस क्वेश्चन का फिर से एक्सपेरिमेंट करते हैं और इस क्वेश्चन को बेहतर बनाते हैं। जी हां, बेहतर बनाने के लिए आइएगा चलते हैं। हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति होते हैं, सबसे पहले तो यह बात कि उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, तो उपराष्ट्रपति का पद USA से लिया गया है। और हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर यानी कि हमारे संविधान के अनुच्छेद नंबर 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या कहा गया है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल नंबर 64 में कहा गया कि ये जो उपराष्ट्रपति है ये क्या होगा? राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और आर्टिकल नंबर 65 में कहा गया कि अगर राष्ट्रपति मौजूद ना हो
तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। कैसे? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। और आर्टिकल नंबर 66 में कहा गया है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। और अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में भी कहा गया है निर्वाचन के बारे में बताएं। तो जी हां, इस पॉइंट को हम समझते हैं। ध्यान रखेंगे मेरी एक बात को कि जब तक कि 11वां संविधान संशोधन 1961 नहीं हुआ तब तक उपराष्ट्रपति के चुनाव की कोई विशेष प्रक्रिया नहीं थी। कोई विशेष प्रक्रिया नहीं थी। तब क्या होता था? तब लोकसभा और राज्यसभा के सांसद एक साथ एक कमरे में बैठते थे और किसी भी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति चुन लेते थे। सर्वसम्मति से चुन लिया जाता था। उसके लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं होती थी, क्योंकि उपराष्ट्रपति का कोई विशेष कार्य नहीं था और सभापति होना तो राज्यसभा के लिए प्रमुख था, तो इतना महत्व दिया नहीं जाता था। लेकिन आगे आने वाले समय में इसकी प्रक्रिया को सही किया गया और संविधान में संशोधन किया गया, 11वां संविधान संशोधन, और कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसका चुनाव होगा और चुनाव विधिवत चुनाव होगा। और चुनाव का तरीका बताया गया कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा? उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार इसका क्या होगा? चुनाव होगा। चुनाव का तरीका क्या होगा? जो राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका है वही चुनाव का तरीका होगा। और अगर चुनाव होगा तो अगली चीज ये आती है कि वोटर कौन होंगे, मतदान कौन करेगा। तो कहा गया कि मतदान करने वाले व्यक्ति होंगे भारत की संसद के सभी सदस्य। सभी सदस्य का मतलब चाहे वह निर्वाचित हो चाहे वह मनोनीत हो, दोनों लोग क्या होंगे? दोनों लोग इसके सदस्य होंगे। दोनों लोग क्या होंगे? इसके सदस्य होंगे। चुनाव में दोनों हिस्सा लेंगे। हालांकि यहां पे राष्ट्रपति की तरह जो मत पद्धति होती है, जहां पर वोटर सिस्टम निकाला जाता है, वो नहीं होगा, लेकिन 50% से ज्यादा वोट प्राप्त करने चाहिए जिस व्यक्ति को भी उपराष्ट्रपति चुना जाना है। चुने जाने के पश्चात आर्टिकल नंबर 67 में कहा गया कि 5 साल तक काम करेगा। याद रखेंगे, आर्टिकल नंबर 66 में ही कहा गया है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? 35 वर्ष की आयु होना चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। राज्यसभा में निर्वाचन के योग्य होना चाहिए। अब ऑप्शन में देखते हैं। आप लोग प्लीज बताइएगा आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। और इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट कर दीजिएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बताइएगा अपने सभी दोस्तों को कि यहाँ पर क्लास होती है हिमांशु सर की जीएस की क्लास। फिलहाल ये क्लास है पॉलिटी की। और सही आंसर क्या है? संसद के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य। राज्य विधानसभा हिस्सा नहीं लेती, निर्वाचित का कोई मतलब नहीं है। राज्यसभा के सदस्य नहीं, संसद के सदस्य, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ जाता है। ए इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा, तो अब बढ़ते हैं आगे और अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे और आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अच्छा, यहां उपराष्ट्रपतियों के नाम लिखे गए हैं तो वो आप देख लीजिएगा। राधा जाकर गिरी जब ही राम शंकर नारायण को भी हानि हुई। यहां पे हमारे सभी उपराष्ट्रपतियों के नाम लिखे, जैसे राधा से पहले उपराष्ट्रपति हमारे हैं राधा कृष्णन जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और दूसरे हैं आपके जाकिर हुसैन जी। अगला नंबर आता है गिरी से वाराह वेंकट गिरी, और वाराह वेंकट गिरी के बाद गोपाल स्वरूप पाठक, और आपका बा से हो जाता है बीडी जत्ती।
और ही से हो जाता हिदायतुल्लाह, जो कि हमारे देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने थे। लेकिन कैसे? कार्यवाहक। और राम वेंकटरमण, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन और कृष्णकांत जी, भैरव सिंह शेखावत, हामिद अंसारी और एम वेंकैया नायडू। अभी हैं जगदीप धनखड़ जी। याद रखेंगे, इनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था। कार्यकाल में निधन हो गया था। ये उपराष्ट्रपतियों के नाम हैं। क्या हैं? उपराष्ट्रपतियों के नाम। इसमें से कई बार यह भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन उपराष्ट्रपति आगे चलकर राष्ट्रपति बने, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे कृष्णकांत जी बने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, वीवी गिरी नंबर 3, वीडी जत्ती नहीं बने, गोपाल स्वरूप पाठक नहीं बने, हिदायतुल्लाह कार्यवाहक थे, कोई मतलब नहीं है। आर वेंकटरमण चौथे नंबर पर, शंकर दयाल शर्मा 5वें नंबर पर, के आर नारायणन 6ठे नंबर पर। बाकी कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बना, अर्थात 6 लोग वाइस प्रेसिडेंट के साथ साथ प्रेसिडेंट भी भारत के थे। कार्यकाल में निधन केवल कृष्णकांत जी का हुआ था, लेकिन अगर यहां पे देखें तो आपको 5 साल दिख रहा होगा, 97 से 5 जोड़ेंगे तो, लेकिन इनका कुछ हफ्ते पहले निधन हो गया था, मतलब कार्यकाल पूरा होने से थोड़ा सा पहले। और अभी वाले उपराष्ट्रपति का नाम है जगदीप धनखड़। हो गया, याद रखिएगा। राधा जाकर गिरी जब ही रामशंकर नारायण को भी हानि हुई। हो गया, चलिएगा, बहुत बढ़िया। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसी शॉर्ट ट्रिक देखने के लिए बने रहिएगा राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत के संविधान में कहा गया है कि संसद के दोनों सदनों को कम से कम बुलाया जाना चाहिए। जब आप पढ़ेंगे संविधान का आर्टिकल नंबर 85, कौन सा अनुच्छेद पढ़ेंगे? संविधान का अनुच्छेद नंबर 85। और जैसे अनुच्छेद 85 पढ़ेंगे तो वहां पर साफ साफ लिखा गया है, क्या लिखा गया? संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। क्या लिखा गया है? संसद के सत्र। और क्या लिखा गया है? लिखा गया है सत्रावसान। और क्या लिखा गया है? विघटन। क्या लिखा गया है? विघटन। ध्यान रखेंगे, विघटन केवल किसका होगा? लोकसभा का। करेगा कौन? प्रेसिडेंट। हमारे देश में राज्यसभा का विघटन नहीं होता। हां, अगर ऐसी बात आ जाए कि सत्रावसान करना है तो समय पर कौन करेगा? राष्ट्रपति सत्र का विघटन करेगा। और आर्टिकल 85 के शुरुआत में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां साफ साफ लिखा है, राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय स्थान जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु एक सत्र की अंतिम बैठक आगामी सत्र की प्रथम बैठक के नियत तारीख के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होगा। कहने का मतलब कि अगर संसद के सत्र कौन बुलाता है तो संसद के सत्र राष्ट्रपति बुलाता है। और यह कहा गया कि अगर 1 जनवरी को सत्र चला और मान लीजिएगा वो 30 जनवरी को पहला सत्र समाप्त हुआ, सपोज दैट, तो अगला जो सत्र होगा वो 6 माह से अधिक का गैप नहीं होगा, 6 मंथ से अधिक का गैप नहीं होगा। अर्थात 30 जनवरी को खत्म हुआ है तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 31 जुलाई तक तो कोई बात नहीं, लेकिन 1 अगस्त को हर हालत में संसद का सत्र होगा। अब अगर अगस्त के बाद आप महीने देखो तो जैसे मान लीजिएगा 31 अगस्त तक चला, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी तो अगले साल में चला जाएगा। अर्थात 1 साल में संसद के कम से कम 2 सत्र तो हो ही रहे हैं। कितने? 2 सत्र तो हो ही रहे हैं किसी भी कंडीशन में। लेकिन परंपरा में हमने किया क्या? परंपरा में हमने 3 सत्र बनाए। कितने सत्र बनाए? 3 सत्र। कौन कौन से? एक बनाया बजट सत्र, एक बनाया मानसून सत्र और एक बनाया हमने शीतकालीन सत्र।
संविधान में कहा गया है कि संसद के दोनों सत्रों को कम से कम बुलाया जाना चाहिए 2 बार, साल में 2 बार बुलाया जाना चाहिए। आगे बढ़ें। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछ लीजिएगा। उम्मीद करता हूं आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। फिर भी है तो आप पूछ लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपके लिए तत्पर रहता हूं आपके हर एक क्वेश्चन का। जैसे मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैं भरसक प्रयास करता हूं कि अपने प्यारे विद्यार्थियों के लिए इस टॉपिक पर, उस टॉपिक पर जो बच्चा पूछ रहा है उस पर एक क्वेश्चन बनाकर, एक उसका रील्स बनाकर, उसके बारे में स्पेशल वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा दूं, क्योंकि आपकी कोई समस्या आपके पास होनी नहीं चाहिए। चलिएगा, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, अगले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। मैंने रात को 9:30 पर आपके लिए 80 दिन प्रोग्राम चलाया, 80 डेज प्रोग्राम चलाया, और इसमें हमने 100 क्वेश्चन डेली सॉल्व किए। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको टाइम मिले, आपको मौका मिले, आपको समय मिले, तो जरूर इस बात का ध्यान रखें और सर्च करें गूगल में। क्या सर्च करें? सर्च करें गूगल में स्टैटिक जीके बाय हिमांशु यादव, और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहां से आपके 100% क्वेश्चन मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे? 100% क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएंगे। तो इस बात के लिए आपको जुड़ना चाहिए, अपने पेन कॉपी लेकर जुड़ना चाहिए, ताकि आप चीजों को समझ सकें और आपके एग्जाम्स की जो तैयारियां चल रही हैं वो बेहतर हो पाए। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। संविधान की व्याख्या का पावर, व्याख्या करने की शक्ति किसे दी गई है? तो मेरे भाई, संविधान की व्याख्या करने की शक्ति जुडिशियरी को दी गई है, न्यायपालिका को दी गई है। इस पर कोई डिबेट, डिस्कशन और नहीं करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1947 को किया गया। थोड़ी सी कहानी देख लेते हैं। सर्वप्रथम संविधान की मांग किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। और संविधान सभा की मांग किसके द्वारा की गई? M.N. रॉय के द्वारा की गई। और संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर किया गया। संविधान सभा में 389 सदस्य मौजूद थे। कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को। और 13 दिसंबर को पीटी नेहरू के द्वारा क्या प्रस्तुत किया जाता है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। और इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 22 जनवरी 1947 को संविधान द्वारा या संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। यही वो डेट है 22 जनवरी 1947। इसी दिन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को हमने प्रस्तावना का दर्जा दे दिया था। आगे बढ़े? जी हां, आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट, ऑल ऑफ द एबव लीगल राइट्स। अनुच्छेद 32 किसकी बात करता है? अनुच्छेद 32 बात करता है संवैधानिक अधिकारों की। संवैधानिक अधिकारों की, मौलिक अधिकारों की, उपरोक्त में से सभी मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। जी हां, अगर आपको मैथ्स में है दिक्कत और आपका टारगेट है सरकारी नौकरी, तो हंसराज सर की मैथ्स जरूर पढ़े। बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हंसराज सर को पढ़ाने का 23 साल से ज्यादा का अनुभव मैथ्स का।
सर खुद भी बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स ले चुके हैं, आपको बस सर्च करना मैथ्स बाय हंसराज सर और आपको ढेर सारी क्लासेस मिल जाएंगी। और सर ने पूरे टॉपिक एक एक करके पूरी क्लासेस कंप्लीट की, आपकी 65 क्लासेस यूट्यूब में पड़ी हुई हैं। जब भी मौका मिले जरूर देखिएगा सर की क्लासेस को। और आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या है 550। मैक्सिमम संख्या यही है। यह कब तक रहेगी? 2026 तक। 84वां संविधान संशोधन किया गया था 2001 में। अनुच्छेद 25 है। अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? धार्मिक स्वतंत्रता। राइट टू इक्वलिटी है 14 to 18। प्रॉपर्टी का राइट है आर्टिकल 300A। फ्रीडम ऑफ रिलीजन का आर्टिकल है 25 to 28। माइनॉरिटीज के वैसे तो कोई स्पेशल ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी 29 और 30 में आपको मिल जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है। डीपीएसपी कहां से लिए गए? भाई सबको पता है डीपीएसपी कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। संविधान के भाग नंबर 4 में आयरलैंड से लिए गए हैं। अनुच्छेद 36 से 51 तक पाए जाते हैं और इन्हें बेस ऑफ वेलफेयर गवर्नमेंट कहा जाता है, कल्याणकारी राज्य का आधार कहा जाता है। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और जी हाँ, यस, करंट अफेयर की क्लास के लिए सुबह मिलिएगा 8 बजे डेली अखिलेश सर के साथ। हर एक सेगमेंट वाइज सर करंट अफेयर कराते हैं, बेहतरीन करंट अफेयर, टॉपिक वाइज, सेगमेंट वाइज, नेशनल, इंटरनेशनल, स्टैटिक, सब कुछ सर कराते हैं। बस आपको जुड़ना है सुबह 8 बजे, पेन कॉपी लेकर बैठ जाइएगा। इतना सारा कंटेंट सर आपको दे देते हैं कि बाकी के जीएस पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है। कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट, सब कुछ इसमें कवर हो जाता है स्टैटिक जीके का। जी हाँ, अखिलेश सर के साथ मॉर्निंग में 8 AM राइज स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आगे बढ़ते हैं दोस्त। संसद में कौन कौन शामिल है? सबको पता है। संसद में हमारे कौन कौन है? आर्टिकल नंबर 79 में कहा गया लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट शामिल हैं। तो फिर राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा सब कुछ हो जाएगा। दैट सेज डी। शायद ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन को किस में शामिल किया गया है? इकोनॉमिक प्लानिंग आपके समवर्ती सूची का विषय होता है। चलिएगा, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत ही जल्द आपके लिए एक स्पेशल बैच आ रहा है, न्यू कंप्लीट एसएससी बैच आपको आ रहा है। डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन और वहां पे आप एसएससी का कंप्लीट सॉल्यूशन बैच ले सकते हैं। 6 मंथ का बैच है। सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है, स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा। समझ में ना आए तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा और आपको मिल जाएगा आपका। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन हो रहा है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लोकसभा का सांसद होना चाहिए, देश का नागरिक होना चाहिए, बीए पास की, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए भाई, अंत में जाते जाते आप सब लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जी हाँ, आपका एग्ज़ाम अब शुरू हो जाएगा और बढ़िया से अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा और माँ सरस्वती आपका मार्गदर्शन करें। और हम सब पूरे राइस स्मार्ट परिवार का आशीर्वाद आप सबके साथ है। इस वीडियो को अगर पसंद आया है तो देखने के साथ अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर ज़रूर करें। मुझे दीजिएगा आज के लिए आज्ञा। टाटा बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, हैव अ नाइस डे।